मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको नमस्कार। फिर एक बार मन की बातें करने के लिए आपके बीच आने का मुझे अवसर मिला है। सुदूर दक्षिण में लोग ओणम के पर्व में रंगे हुए हैं और कल पूरे देश ने रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया। भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को लेकर के कई नई-नई योजनाएं सामान्य मानवी के लिए लागू की है। मुझे खुशी है कि बहुत कम समय में व्यापक प्रमाण में सबने इन योजनाओं को स्वीकारा है। मैंने एक छोटी सी गुजारिश की थी कि रक्षाबंधन के पर्व पर हम अपनी बहनों को ये सुरक्षा योजना दें। मेरे पास जो मोटी-मोटी जानकारी आई है कि योजना आरंभ होने से अब तक 11 करोड़ परिवार इस योजना से जुड़े हैं और मुझे ये भी बताया गया कि करीब-करीब आधा लाभ माताओं-बहनों को मिला है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ। मैं सभी माताओं-बहनों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की अनेक-अनेक शुभकामनाएँ भी देता हूँ। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जनधन योजना को 1 वर्ष पहले बड़े पैमाने पर हाथ में लिया गया था। जो काम 60 साल में नहीं हुआ, वो इतने कम समय में होगा क्या? कई सवालिया निशान थे। लेकिन मुझे आज खुशी है कि इस योजना को लागू करने से संबंधित सरकार की सभी इकाइयों ने, बैंक की सभी इकाइयों ने जी-जान से सब जुट गए, सफलता पाई और अब तक मेरी जानकारी के अनुसार करीब पौने 18 करोड़ बैंक खाते खोले गए। 17 करोड़ 74 लाख। मैंने गरीबों की अमीरी भी देखी। ज़ीरो बैलेंस से खाता खोलना था, लेकिन गरीबों ने बचत करके, सेविंग करके 22,000 करोड़ की राशि जमा करवाई। अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा बैंकिंग क्षेत्र भी है और ये व्यवस्था गरीब के घर तक पहुँचे, इसलिए बैंक मित्र की योजना को भी बल दिया है। आज 1.25 लाख से भी ज़्यादा बैंक मित्र देश भर में काम कर रहे हैं। नौजवानों को रोज़गार भी मिला है। आपको जानकर के खुशी होगी कि इस 1 वर्ष में बैंकिंग सेक्टर, अर्थव्यवस्था और गरीब आदमी, इनको जोड़ने के लिए 1,31,000 फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाए गए। सिर्फ खाते खोल करके अटक नहीं जाना है और अब तो कई हज़ारों लोग इस जनधन योजना के तहत ओवरड्राफ्ट लेने के हकदार भी बन गए और उन्होंने लिया भी और गरीब को बैंक से पैसा मिल सकता है, ये विश्वास भी पैदा हुआ। मैं फिर एक बार संबंधित सबको बधाई देता हूँ और बैंक के अकाउंट खोलने वाले सभी गरीब से गरीब भाइयों-बहनों को भी आग्रह करता हूँ कि आप बैंक से नाता टूटने मत दीजिए। ये बैंक आपकी है, आपने इसको अब छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आप तक लाया हूँ, अब उसको पकड़ के रखना आपका काम है। हमारे सबके खाते सक्रिय होने चाहिए। आप ज़रूर करेंगे, मुझे विश्वास है। पिछले दिनों गुजरात की घटनाओं ने, हिंसा के तांडव ने सारे देश को बेचैन बना दिया और स्वाभाविक है कि गांधी और सरदार की भूमि पर कुछ भी हो जाए तो देश को सबसे पहले सदमा पहुंचता है, पीड़ा होती है। लेकिन बहुत ही कम समय में गुजरात के प्रबुद्ध सभी मेरे नागरिक भाइयों बहनों ने परिस्थिति को संभाल लिया, स्थिति को बिगड़ने से रोकने में सक्रिय भूमिका निभाई और फिर एक बार शांति के मार्ग पर गुजरात चल पड़ा। शांति, एकता, भाईचारा, यही रास्ता सही है और विकास के मार्ग पर ही कंधे से कंधा मिला करके हमें चलना है। विकास ही हमारी समस्याओं का समाधान है। पिछले दिनों मुझे सूफी परंपरा के विद्वानों से मिलने का अवसर मिला, उनकी बातें सुनने का अवसर मिला और मैं सच बताता हूँ कि जिस तजुर्बे से, जिस प्रकार से उनकी बातें मुझे सुनने का अवसर मिला, एक प्रकार से जैसे कोई संगीत बज रहा है। उनके शब्दों का चयन, उनका बातचीत का तरीका, यानी सूफी परंपरा में जो उदारता है, जो सौम्यता है, जिसमें एक संगीत का लय है, उन सब की अनुभूति इन विद्वानों के बीच में मुझे हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा।
शायद दुनिया को इस्लाम के सही स्वरूप को सही रूप में पहुंचाना सबसे अधिक आवश्यक हो गया है। मुझे विश्वास है कि सूफी परंपरा जो प्रेम से जुड़ा हुआ है, उदारता से जुड़ा हुआ है, वे इस संदेश को दूर दूर तक पहुंचाएंगे जो मानव जात के लाभ करेगा, इस्लाम का भी लाभ करेगा। और मैं औरों को भी कहता हूं कि हम किसी भी संप्रदाय को क्यों न मानते हो, लेकिन कभी सूफी परंपरा को समझना चाहिए। आने वाले दिनों में मुझे एक और अवसर मिलने वाला है और इस निमंत्रण को मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। भारत में विश्व के कई देशों के बौद्ध परंपरा के विद्वान बौद्ध गया में आने वाले हैं और मानव जात से जुड़े हुए वैश्विक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। मुझे भी उसमें निमंत्रण मिला है और मेरे लिए खुशी की बात है कि उन्होंने मुझे बौद्ध गया आने का निमंत्रण दिया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बौद्ध गया गए थे। मुझे विश्व भर के इन विद्वानों के साथ बौद्ध गया जाने का अवसर मिलने वाला है। मेरे लिए एक बहुत ही आनंद का पल है। मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार आपको विशेष रूप से आज मन की बात बताना चाहता हूँ। मैं पहले भी मन की बात में इस विषय का जिक्र कर चुका हूँ। आपने सुना होगा, संसद में मुझे सुना होगा, सार्वजनिक सभाओं में सुना होगा, मन की बात में सुना होगा। मैं हर बार एक बात कहता आया हूँ कि जिस लैंड एक्विजिशन एक्ट के संबंध में विवाद चल रहा है, उसके विषय में सरकार का मन खुला है। किसानों के हित के किसी भी सुझाव को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये बार बार मैं कहता रहा हूँ, लेकिन आज मुझे मेरे किसान भाइयों बहनों को ये कहना है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट में सुधार की बात राज्यों की तरफ से आई, आग्रहपूर्वक आई, और सबको लगता था कि गांव गरीब किसान का अगर भला करना है, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरें बनानी है, गांव में बिजली पहुंचाने के लिए खंभे लगाने हैं, गांव के लिए सड़क बनानी है, गांव के गरीबों के लिए घर बनाने हैं, गांव के गरीब नौजवानों को रोजगार के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध करानी है, तो हमें ये अफसरशाही के चुंगल से कानून को निकालना पड़ेगा। और तब जाकर के सुधार का प्रस्ताव आया था। लेकिन मैंने देखा कि इतने भ्रम फैलाए गए, किसान को इतना भयभीत कर दिया गया। मेरे किसान भाइयों बहनों, मेरा किसान न भ्रमित होना चाहिए और भयभीत तो कतई नहीं होना चाहिए। और मैं ऐसा कोई अवसर किसी को देना नहीं चाहता हूं कि जो किसानों को भयभीत करे, किसानों को भ्रमित करे। और मेरे लिए देश में हर एक आवाज का महत्व है, लेकिन किसानों की आवाज का विशेष महत्व है। हमने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। कल 31 अगस्त को ऑर्डिनेंस की सीमा समाप्त हो रही है और मैंने तय किया है समाप्त होने दिया जाए। मतलब ये हुआ कि मेरी सरकार बनी उसके पहले जो स्थिति थी वह अब पुनः प्रस्थापित हो चुकी है। लेकिन उसमें एक काम अधूरा था और वो था 13 ऐसे बिंदु थे जिसका 1 साल में पूर्ण करना था और इसीलिए हम ऑर्डिनेंस में उसको लाए थे। लेकिन इन विवादों के रहते वो मामला भी उलझ गया। ऑर्डिनेंस तो समाप्त हो रहा है, लेकिन जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है, किसानों का सीधा आर्थिक लाभ जिससे जुड़ा हुआ है, उन 13 बिंदुओं को हम नियमों के तहत ला करके आज ही लागू कर रहे हैं ताकि किसानों को नुकसान न हो, आर्थिक हानि न हो। और इसलिए जिन 13 बिंदुओं को लागू करना पहले के कानून में बाकी था, उसको आज हम पूरा कर रहे हैं। और मेरे किसान भाइयों बहनों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे लिए जय जवान जय किसान ये नारा नहीं है, ये हमारा मंत्र है। गांव गरीब किसान का कल्याण। और तभी तो हमने 15 अगस्त को कहा था कि सिर्फ कृषि विभाग नहीं, लेकिन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग बनाया जाएगा, जिसका निर्णय हमने
बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। तो मेरे किसान भाइयों-बहनों, अब न भ्रम का कोई कारण है और न ही कोई भयभीत करने का प्रयास करें, तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता है। मुझे एक बात और भी कहनी है कि 2 दिन पूर्व 1965 के युद्ध के 50 साल हुए और जब-जब 1965 के युद्ध की बात आती है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। जय जवान जय किसान मंत्र भी याद आना बहुत स्वाभाविक है और भारत के तिरंगे झंडे को उसकी आन बान शान बनाए रखने वाले उन सभी शहीदों का स्मरण होना बहुत स्वाभाविक है। 65 के युद्ध के विजय के सभी संबंधितों को मैं प्रणाम करता हूँ, वीरों को नमन करता हूँ और ऐसे इतिहास की घटनाओं से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती रहे। जिस प्रकार से पिछले सप्ताह मुझे सूफी परंपरा के लोगों से मिलने का अवसर मिला, उसी प्रकार से एक बड़ा सुखद अनुभव रहा मुझे देश के गणमान्य वैज्ञानिकों के साथ घंटों तक बात करने का अवसर मिला, उनको सुनने का अवसर मिला और मुझे प्रसन्नता हुई कि साइंस के क्षेत्र में भारत कई दिशाओं में बहुत ही उत्तम प्रकार के काम कर रहा है। हमारे वैज्ञानिक सचमुच में उत्तम प्रकार का काम कर रहे हैं। अब हमारे सामने अवसर है कि इन संशोधनों को जन सामान्य तक कैसे पहुंचाएं, सिद्धांतों को उपकरणों में कैसे तब्दील करें, लैब को लैंड के साथ कैसे जोड़ें, एक अवसर के रूप में उसको आगे बढ़ाना है। कई नई जानकारियाँ भी मुझे मिली। मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग भी था, एजुकेटिव भी था और मैंने देखा कई नौजवान वैज्ञानिक क्या उमंग से बातें बता रहे थे, कैसे सपने उनकी आँखों में दिखाई दे रहे थे। और जब मैंने पिछली बार मन की बात में कहा था कि हमारे विद्यार्थियों को विज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहिए, इस मीटिंग के बाद मुझे लगता है कि बहुत अवसर है, बहुत संभावनाएं हैं। मैं फिर से एक बार उसको दोहराना चाहूँगा। सभी नौजवान मित्र साइंस की तरफ रुचि लें, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी विद्यार्थियों को प्रेरित करें। मुझे नागरिकों से कई चिट्ठियाँ आती रहती हैं। ठाणे से श्रीमान परिमल शाह ने mygov.in पर मुझे एजुकेशनल रिफॉर्म्स के संबंध में लिखा है, स्किल डेवलपमेंट के लिए लिखा है। तमिलनाडु के चिदम्बरम से श्रीमान प्रकाश त्रिपाठी ने प्राइमरी शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षकों की ज़रूरत पर बल दिया है, शिक्षा क्षेत्र में सुधारों पर बल दिया है। मुझे खास मेरे नौजवान मित्रों को भी एक बात कहनी है कि मैंने 15 अगस्त को लाल किले पर से कहा था कि निचले स्तर के नौकरी के लिए ये इंटरव्यू क्यों, और फिर जब इंटरव्यू का कॉल आता है तो हर गरीब परिवार, विधवा माँ, सिफारिश कहाँ से मिलेगी, किसकी मदद से नौकरी मिलेगी, जग किसका लगाएंगे, पता नहीं कैसे कैसे शब्द प्रयोग हो रहे हैं। सब लोग दौड़ते हैं और शायद नीचे के स्तर पर भ्रष्टाचार का ये भी एक कारण है। और मैंने 15 अगस्त को कहा था कि मैं चाहता हूँ कि ये इंटरव्यू की परंपरा से एक स्तर से नीचे तो मुक्ति होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि इतने कम समय में, अभी 15 दिन हुए हैं, लेकिन सरकार बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है, सूचनाएं भेजी जा रही हैं और करीब-करीब अब निर्णय अमल भी हो जाएगा कि इंटरव्यू के चक्कर से छोटी-छोटी नौकरियां छूट जाएगी। गरीब को सिफारिश के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा। इन दिनों भारत में विश्व के कई देशों के मेहमान आए हैं। स्वास्थ्य के लिए खास करके माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम हो, उसकी कार्य योजना के लिए कॉल टू एक्शन दुनिया के 24 देश मिलकर के भारत की भूमि में चिंतन किया। अमेरिका के बाहर ये पहली बार किसी और देश में कार्यक्रम हुआ और ये बात सही है कि आज भी हमारे देश में हर वर्ष करीब-करीब 50,000 माताएं और 13 लाख बच्चे प्रसूति के समय ही और उसके तत्काल बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ये चिंताजनक है, डरावना है। वैसे सुधार काफ़ी हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सराहना भी होने लगी है, फिर भी ये आंकड़ा कम नहीं है। जैसे हम लोगों ने पोलियो से मुक्ति पाई, वैसे ही
माता और शिशु की मृत्यु में टेटनस, उससे भी मुक्ति पाई। विश्व ने इसको स्वीकारा है, लेकिन हमें अभी भी हमारी माताओं को बचाना है, हमारे नवजात बच्चों को बचाना है। भाइयों-बहनों, आजकल डेंगू की खबर आती रहती है। ये बात सही है कि डेंगू खतरनाक है, लेकिन उसका बचाव बहुत आसान है। और जो मैं स्वच्छ भारत की बात कर रहा हूँ ना, उससे वो सीधा-सीधा जुड़ा हुआ है। टीवी पर हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है। अखबार में एडवर्टाइजमेंट छपती है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है। घर में छोटी-छोटी चीज़ों में सफाई, शुद्ध पानी से भी रख-रखाव करने के तरीके, इन बातों में व्यापक लोक शिक्षा हो रही है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है। और कभी-कभी लगता है कि हम तो बहुत ही अच्छे घर में रहते हैं, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था वाले हैं, और पता नहीं होता है कि हमारे यहीं कहीं पानी भरा हुआ है और कहीं हम डेंगू को निमंत्रण दे देते हैं। मैं आप सबसे यही आग्रह करूँगा कि मौत को हमने इतना सस्ता नहीं बनने देना चाहिए। ज़िंदगी बहुत मूल्यवान है। पानी की बेध्यानी, स्वच्छता पर उदासीनता, ये मृत्यु का कारण बन जाए, ये तो ठीक नहीं है। पूरे देश में करीब 514 केंद्रों पर डेंगू के लिए मुफ्त में जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। समय से रहते ही जांच करवाना ही जीवन रक्षा के लिए उपयोगी है, और इसमें आप सबका साथ सहयोग बहुत आवश्यक है। और स्वच्छता को तो बहुत महत्व देना चाहिए। इन दिनों तो रक्षाबंधन से दिवाली तक एक प्रकार से हमारे देश में उत्सव ही उत्सव होते हैं। हमारे हर उत्सव को स्वच्छता के साथ अब क्यों न जोड़ें? आप देखिए, संस्कार स्वभाव बन जाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक खुशखबरी सुनानी है आपको। मैं हमेशा कहता हूँ कि अब हमें देश के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, लेकिन देश के लिए जीने का तो सौभाग्य मिला ही है। हमारे देश के 2 नौजवान और दोनों भाई, और वो भी मूल हमारे महाराष्ट्र के नासिक के, डॉक्टर हितेंद्र महाजन, डॉक्टर महेंद्र महाजन। लेकिन इनके दिल में भारत के आदिवासियों की सेवा करने का भाव प्रबल रहता है। इन दोनों भाइयों ने भारत का गौरव बढ़ाया है। अमेरिका में रेस अक्रॉस अमेरिका, एक साइकिल रेस होती है, बड़ी कठिन होती है। करीब 4800 किलोमीटर लंबी रेस होती है। इस वर्ष इन दोनों भाइयों ने इस रेस में विजय प्राप्त किया, भारत का सम्मान बढ़ाया। मैं इन दोनों भाइयों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी हुई कि उनका ये सारा अभियान टीम इंडिया, विजन फॉर ट्राइबल्स, आदिवासियों के लिए कुछ कर गुजरने के इरादे से वो करते हैं। देखिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हर कोई कैसे अपने-अपने प्रयास कर रहा है, और यही तो है, जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो सीना तन जाता है। कभी-कभार परसेप्शन के कारण हम हमारे युवकों के साथ घोर अन्याय कर देते हैं, और पुरानी पीढ़ी को हमेशा लगता है नई पीढ़ी को कुछ समझ नहीं है। और मैं समझता हूँ ये सिलसिला तो सदियों से चला आया है। मेरा युवकों के संबंध में अनुभव अलग है। कभी-कभी तो युवकों से बातें करते तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं कई ऐसे युवकों को मिला हूँ जो कहते हैं कि भाई, मैंने तो जीवन में व्रत लिया हुआ है, संडे ऑन साइकिल। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो सप्ताह में एक दिन साइकिल डे रखा हुआ है। मेरी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहता है, और मुझे अपने युवा होने का बड़ा आनंद भी आता है। आजकल तो हमारे देश में भी साइकिल क्लबें कई शहरों में चलती हैं, और साइकिल को प्रमोट करने वाले लोग भी बहुत हैं। लेकिन ये पर्यावरण की रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के सुधार के लिए अच्छे प्रयास हैं। और आज जब मेरे देश के 2 नौजवानों ने अमेरिका में झंडा फहरा दिया, तो भारत के युवक भी जिस दिशा में जो सोचते हैं उसका उल्लेख करना मुझे अच्छा लगा। मैं आज विशेष रूप से महाराष्ट्र सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मुझे आनंद होता है। बाबा साहब आम्बेडकर, मुंबई की इंदू मिल की ज़मीन, उनका स्मारक बनाने के लिए लंबे अरसे से मामला लटका पड़ा था। महाराष्ट्र की नई सरकार ने इस काम को पूरा किया, और अब वहाँ बाबा साहब आम्बेडकर का भव्य दिव्य प्रेरक स्मारक बनेगा, जो हमें दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता रहेगा। लेकिन साथ-साथ लंदन में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जहाँ रहते थे, 10 किंग हेनरी रोड, वह मकान भी अब खरीद लिया है। विश्व भर में सफ़र करने वाले भारतीय जब लंदन जाएंगे
तो बाबा साहब आम्बेडकर जो स्मारक महाराष्ट्र सरकार वहाँ बनाने वाली है, वो एक हमारा प्रेरणा स्थल बनेगा। मैं महाराष्ट्र सरकार को बाबा साहब आम्बेडकर को सम्मानित करने के इन दोनों प्रयासों के लिए साधुवाद देता हूँ, उनका गौरव करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगली मन की बात आने से पूर्व आप अपने विचार ज़रूर मुझे बताइए, क्योंकि मेरा विश्वास है कि लोकतंत्र लोक भागीदारी से चलता है, जन भागीदारी से चलता है। कंधे से कंधा मिला करके ही देश आगे बढ़ सकता है। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।